अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10 का कोर्स चेंज हो चुका है, तो आज हमारी क्लास 10 का न्यू कोर्स बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी ने देखना है तो वहाँ से देख लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इंसान के अंदर सांस लेने का अमल किस तरह जारी है, कौन कौन से ऑर्गन मदद करें, क्या सिस्टम है, आज वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो समय पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और कुछ डिफाइंस भी हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन करके जानदार तवानाई हासिल करते हैं, मतलब हर काम करने की जो काबिलियत होती है ना, काम करने की जो ताकत होती है वो हासिल करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल्स ऑक्सीडाइज फूड ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। सेलुलर रिस्पायरेशन की डिफाइन बता रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसा अमल है जो सेल को जो फूड के सेल को ऑक्सीडाइज कर देती है ग्लूकोज में, क्या हासिल करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिजम्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल। इस काम को करने के लिए, इस प्रोसेस को अमल में लाने के लिए क्या करना होता है, जानदारों को ज़रूरत होती है कि वो ऑक्सीजन को सेल के पास लेके जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दे सेल से। गैसीय शिक्षण, यहाँ तक तो होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की डिफाइन। आगे है गैसीय शिक्षण, मतलब गैसों का तबादला। Gases exchange is the process in which oxygen present in the inhaled air in lungs। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये तो बच्चों बच्चों को पता होता है, जो कि खून की तरफ जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो ब्लड से बाहर आती है हवा के जरिए। सही है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है खून के अंदर। सही है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। समझ में आ रही है ना, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। फॉर गैसेज एक्सचेंज एनिमल्स डू ब्रीथिंग, मतलब गैसों का तबादला करने के लिए जानवर क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये थी गैसेज एक्सचेंज की डिफाइन। आगे है ब्रीथिंग की डिफाइन, उसे तो मार्क भी करा हुआ है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ब्रीथिंग मतलब सांस लेने का हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जानवर क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ये हवा से ऑक्सीजन हासिल करने के लिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने के लिए होता है। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस। अक्सर लोग समझते हैं कि जो ब्रीथिंग है ना और जो रिस्पायरेशन है वो दोनों सेम चीज़ें नहीं, वो दोनों सेम चीज़ें नहीं है। अभी ब्रीथिंग का क्या बताता है कि भाई सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, और रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे, और जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। समझ में आ रही है। ब्रीथिंग हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज। ब्रीथिंग सांस लेने का अमल क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज में, गैसों के तबादले में मदद करता है। और जो गैसेज एक्सचेंज है ना, गैसेज एक्सचेंज इन टर्न हेल्प इन रिस्पायरेशन, मतलब कि जो गैसेज एक्सचेंज है ना वो रिस्पायरेशन को मदद करता है। अगर आप ब्रीथिंग की ये जो बॉक्स बने में ये देखें ना, तो एयर मूव्स टू लंग, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग। ऑक्सीजन क्या करती है, लंग्स के अंदर जाती है और फिर वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। गैसेज एक्सचेंज में भी यही होता है, ऑक्सीजन को हवा से लिया जाता है और फिर हवा में ही रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन देखा, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है यहाँ पर क्या करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और फिर क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये है सेलुलर रिस्पायरेशन। मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर सेल ऑक्सीडाइज होता है, मतलब फूड को तोड़ता है ग्लूकोज में ताकि एनर्जी हासिल कर सके। ब्रीथिंग में सांस अंदर जाता है और बाहर आता है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और गैसेज एक्सचेंज में भी यही होता है कि बाहर से ऑक्सीजन ली जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स है, वहाँ पे लिखा हुआ है इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं। सही है। तो हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने के अमल का जो सिस्टम है, वो जिम्मेदार होता है सांस लेने का और गैसों का तबादला करने का। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। वो दो मेजर पार्ट्स पर कंसिस्ट है ये। एक तो एयर पैसेज यानी कि हवा का रास्ता, और दूसरा लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। ये बहुत मेन करैक्टर है। हम जब स्मोकिंग करते हैं ना, बस हवा में धुआं उड़ा रहे होते हैं, ये बहुत हमारे नुकसान देते हैं हमारे फेफड़ों को। इससे कैंसर हो जाता है, नुकसान होता है और चीज़ों को भी, और अपने साथ साथ पूरे माहौल को भी गंदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे समय पहले है द एयर पैसेज यानी कि हवा का रास्ता। व्हेन एयर इंटर्स द बॉडी, जैसे ही हवा बॉडी के अंदर आती है, इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग। यानी कि जैसे ही हवा बॉडी के अंदर आती है ना, तो ये जो जुड़ी हुई नालियाँ होती हैं ना, उनके ज़रिए फेफड़ों तक पहुँचती हैं। समझ में आ रही है। मतलब हमने सांस अंदर लिया ना, तो जो हमारी नालियाँ आपस में कनेक्ट हैं, वो इस हवा को फेफड़ों तक लेके जा रही हैं।
आफ्टर गैसेज एक्सचेंज एयर मूव फ्रॉम लंग टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब। जैसे ही लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर गैसों का तबादला हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर से आती है और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता है, तो सेम वही नालियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ज़रिए हवा लंग्स के अंदर आई थी बाहर पहुँचाने के लिए। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेजवे। तो इन्हीं नालियों को, इन्हीं ट्यूब्स को कलेक्टिवली, मतलब इनका एक ही मजमूआ जो कहलाता है वो एयर पैसेज यानी कि हवा की नाली कहलाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अब इनके क्या क्या हिस्से हैं वो यहाँ पे बता रखे। तो पहला हिस्सा है नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। तो द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज बिटवीन नोस्ट्रिल्स एंड फेरिंक्स। जो नेजल कैविटी है ना, वो दो बारीक खाली जगहों से मिलकर बनी होती है। किन के दरमियान? नोस्ट्रिल और फेरिंक्स के दरमियान, यानी कि नथो और हमारी फेरिंक्स के दरमियान। नोस्ट्रिल को ना नथो कहते हैं, मतलब इनके ज़रिए ही हवा अंदर दाखिल होती है नेजल कैविटी में। एयर इंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नोस्ट्रिल। अब जो हवा है वो नेजल कैविटी में नोस्ट्रिल मतलब हमारी नथों के ज़रिए अंदर जाती है। फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। अब जो हमारी नाक में बाल होते हैं ना, वो भी इसलिए होते हैं ताकि जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें अंदर जाने से रोके, उन्हें ट्रैप कर लें यहीं पर। अब म्यूकस ऑन द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। और म्यूकस का भी यही काम होता है कि जो नेजल कैविटी के अंदर जो आते हैं ना, उनको क्या कर लें, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लें, रोक लें अंदर जाने से, सांस में अंदर जाने से, मतलब हवा को फिल्टर करके भेजें। तरह हमारी हवा के लिए भी अंदर फिल्टर लगा रखें। म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब म्यूकस क्या करता है कि जो बाहर से हवा आ रही होती है ना, उसका टेम्परेचर भी हमारी बॉडी के इक्वल ही कर देता है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही कर देता है। तो आप अगर यहाँ पे देखें ना इस डायग्राम में, तो आप लोगों को समझ में आए कि नोस्ट्रिल कहाँ है, नेजल कैविटी, एपिग्लोटिस, ये सब आप देख सकते हैं। समझ में आए? नोस्ट्रिल तो कहते हैं जिसके ज़रिए हवा जो है ना नेजल कैविटी के अंदर आती है। नेजल कैविटी के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक हेयर्स होते हैं और दूसरे म्यूकस होते हैं, जो दोनों क्या कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल से बचा रहे होते हैं ताकि हवा अंदर ना जाए। और म्यूकस का एक और काम ये है कि वो टेम्परेचर को बरकरार रखता है जैसे बॉडी का होता है। तो आगे है हमारे पास फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स तो भाई दो नाली, मतलब फेरिंक्स तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये क्या चीज़ आ रही है भाई? फेरिंक्स के अंदर ना दो रास्ते होते हैं, ये दोनों काम करता है, एक खाने का भी और एक पीने का भी, मतलब सांस लेने का। तो फेरिंक्स, नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स। अब देखो, नोस्ट्रिल से हवा नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी कहाँ ओपन हो रही है? फेरिंक्स में। एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। अब ये जो फेरिंक्स है ना, इसके फ्लोर पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं। इट ओपन इन लैरिंक्स। अब ये ग्लोटिस कहाँ ओपन होता है? लैरिंक्स में। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। अभी जो ग्लोटिस है ना, ये जिन फ्लैप के जरिए, फ्लैप टिश्यूज के जरिए जो गार्ड होता है, प्रोटेक्ट होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द वाइन पाइप एंड लंग्स। यहाँ पे एपिग्लोटिस का काम बता रहे हैं कि ये क्या करता है, ये ना खाने को और पानी को बचाता है ताकि वो वाइन पाइप, मतलब सांस की नाली और फेफड़ों में ना पहुँच जाए। अक्सर आपने देखा होगा ना, आप बातें करके खाना खाते हो, उसकी वजह से ना सांस की नाली में चला जाता है, फिर आपको अचानक से खांसी आती है। तो वो खांसी इसीलिए ही आती है। तो आप फेरिंक्स में ये वाला बॉक्स भी देख सकते हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू एसोफेगस एंड फॉर एयर टू लैरिंक्स। मतलब फेरिंक्स हमारे पास एक कॉमन रास्ता होता है खाना खुराक का, जो एसोफेगस तक जाती है, और हवा का जो लैरिंक्स तक जाता है। तो आगे है लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जो फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में होता है। देखो, फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रेकिया, मतलब दरमियान में ये। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यानी कि जो लैरिंक्स है ना, वो फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद एक जगह है, और इसको आवाज़ पैदा करने वाला बॉक्स भी कहा जाता है। और टू फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। तो मतलब यहाँ पे जो दो रेशेदार बैंड्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, ये अटैच होते हैं इनर वॉल्स ऑफ लैरिंक्स के, मतलब ये जो रेशेदार फिब्रस बैंड्स होते हैं ना, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो लैरिंक्स के इनर वॉल, अंदरूनी वॉल पे अटैच होते हैं। द वाइब्रेशन द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड्स। अब जो वोकल कॉर्ड्स की इर्तिशाद होती है ना, वो आवाज़ पैदा करती है, मतलब जो वाइब्रेशन, जो हरकत होती है, जो हलचल होती है ना वोकल कॉर्ड्स में, वो आवाज़ पैदा करती है। इसलिए हम लैरिंक्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, आवाज़ पैदा करने वाला बॉक्स कहते हैं। तो आगे है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ये अभी एयर पैसेज जो चल रहा है, सही, क्योंकि दो मेन पार्ट थे, एक एयर पेस मतलब हवा की नाली और दूसरा फेफड़े। तो अभी ये 5 तक ना, मतलब ब्रोंकायोल्स एंड एल्वेलाई तक की एयर पैसेज वे ही चलाई, और ये लॉन्ग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग होता है ये। तो आगे है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया हमारे पास जिसे सांस की नाली भी कहते हैं, इसे 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी ट्यूब होती है जो कि लैरिंक्स से अटैच होती है, क्योंकि फेरिंक्स, लैरिंक्स और फिर ट्रेकिया, सही है।
इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। अब इसकी जो एंड होती है ना वो 2 ब्रांचेस में 2 शाखाओं पर मुश्तमिल होती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं। ईच ब्रोंकस इंटर्स इनटू लंग ऑफ इट्स साइड। एक ब्रोंकस क्या करती है, लंग्स के एक साइड पर इंटर करती है। द इनर वॉल्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइन्ड विद म्यूकस एंड सिलिया। अब जो ट्रेकिया की अंदरूनी वाल है ना और ब्रोंकाई की जो अंदरूनी वाल है उनके पास क्या होता है, उनके पास म्यूकस होता है और सीलिया होता है। अब सीलिया ना एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। म्यूकस ट्रैप्स फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, मतलब अंदर भी जाकर म्यूकस है जो क्या करता है, फाइन डस्ट को पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और बैक्टीरिया को भी पकड़ लेता है। तो सीलिया मूव दिस पार्टिकल्स एंड म्यूकस। अभी सीलिया क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को जो और म्यूकस को, मतलब म्यूकस हमारे गले में जब ज़्यादा हो जाता है ना, ज़्यादा मतलब बलगम बलगम समझ लें आप लोग, म्यूकस बलगम की तरह ही है, सेम जो म्यूकस है वो बलगम ही है। जब बलगम ज़्यादा हो जाता है तो सीलिया क्या करता है, उस उन पार्टिकल्स को और बलगम को क्या करता है, फैलने की तरफ ऊपर की तरफ पहुँचाता है, यानी कि आपके गले की तरफ, आपके मुंह की तरफ पहुँचाता है ताकि आप उसे बाहर फेंक सकें। आप समझ में आ रही है ना बलगम क्यों पैदा होता है, जब हमारे गले में ज़्यादा बलगम हो जाता है, मतलब जब डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो म्यूकस भी ज़्यादा खारिज होता है। जब ज़्यादा खारिज होता है तो वो बलगम बन जाता है। तो इसीलिए क्या काम करता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आपके अंदर आए होते हैं और जो म्यूकस होता है उन्हें फैलने की तरफ बाहर की तरफ फेंक देता है, मतलब मुँह की तरफ, ताकि आप मुँह से उसे बाहर निकाल सकें। इन द वाल्स ऑफ ट्रेकिया, अब वाल्स, ट्रेकिया के वाल्स की बात हो रही, सी शेप कार्टिलेज आर प्रेजेंट। ट्रेकिया की वाल्स में सी शेप कार्टिलेज होते हैं, वाइल द वाल्स ऑफ ब्रोंकाई है प्लेट लाइक कार्टिलेज। अब जो ब्रोंकाई की वाल है वहाँ पे प्लेट लाइक कार्टिलेज होते हैं। दिस कार्टिलेज प्रिवेंट ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। अभी कार्टिलेज इनके अंदर क्यों होते हैं, ट्रेकिया के अंदर और ब्रोंकाई के अंदर इसलिए होते हैं ताकि जो इनकी दीवार है ना वो आपस में कोलैप्स ना कर दें, आपस में बंद ना हो जाए, जब भी इनके अंदर हवा ना हो तो वो। अच्छा, आगे है ब्रोंकायोल्स एंड एलोवेलाई। इनसाइड लंग्स बाउथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकायोल्स। जैसे ही ब्रोंकाई, अभी ऊपर बताया था ना कि ब्रोंकाई क्या करती है, लंग्स के अंदर इंट्रो, जैसे ही ये लंग्स के अंदर आती है तो ब्रोंकाई क्या कर देती है, मुसलसल छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होना शुरू कर देती हैं, बहुत सारी शाखें बना लेती हैं जिनको हम ब्रोंकायोल्स कहते हैं। एज द ब्रांचिंग कार्टिलेज, जैसे ही शाखें मतलब मुसलसल चलती रहती है, द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वाल्स डिक्रीज। जो कार्टिलेज की जो अमाउंट होती है ना वाल के अंदर वो कम हो जाती है। कार्टिलेज इज एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंकायोल्स। तो जैसे जैसे जो ब्रोंकाई है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी शाखों में डिवाइड होती रहेगी तो वहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट हो जाएगी, वहाँ पे कार्टिलेज नहीं होगी। ईच ब्रोंकायोल्स एंड एट एन एलुवेलर डक्ट। तो अब जो ब्रोंकाई का एंड है वहाँ कहाँ पे एंड हो रही है, वो एलुवेलाइट डक्ट के पास हो रही है। दिस डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पॉचेस। तो अब ये डक्ट क्या करती है, ये डक्ट ना बहुत सारे क्लस्टर, मतलब हवा की थैलियाँ समझ लें आप, वहाँ जाके ओपन हो जाती है। दीज थिन वाइल्ड पॉचेस आर कॉल्ड एलोवेलाई। अब इस पतली मतलब हवादार थैली को क्या कहेंगे, एलोवेलाई कहेंगे, और जो सिंगुलर है उसे एलोवेलस कहेंगे। ईच एलोवेलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, मतलब एक हवा की थैलियाँ तो ज़्यादा है तो मतलब सबके पास ही अलग अलग ब्लड कैपिलरीज हैं। व्हेन एयर रीच एलोवेलाई, अब जैसे ही हवा एलोवेलाई के पास आएगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एयर इनटू ब्लड। अब जो हवा बाहर से आई है उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ब्लड कैपिलरीज लगाएंगे ना वो इसलिए लगाएंगे ताकि जब हवा अंदर आए तो वहाँ से वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाए। और जो ब्लड की कैपिलरीज है ना, एक तरफ से तो वो ऑक्सीजन दे रही है, दूसरी तरफ से वो क्या कर रही है, वो हवा के अंदर वापस कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है ताकि ये बाहर चली जाए। जो हवा अंदर आएगी ना एलोवेलाई के जरिए, उससे ऑक्सीजन ले लिया ब्लड के अंदर और ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा में वापस दे दी। तो ये है करेक्ट एयर पैसेजवे का, इतना सारा प्रोसेस होता है हवा का भी। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, द चेस्ट वाल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हमारी जो चेस्ट है, जो हमारी सीने की हड्डी है, वो 12 पसली से मिलकर बनी होती है और इंटरकोस्टल मसल्स भी उसके साथ, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स पे भी वो मुश्तमिल होती है। तो आगे है हमारे पास लंग्स, जो मेन करेक्टर अदा करता है, फेफड़े। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरस कैविटी। थोरस कैविटी मतलब हमारे सीने में जो जगह बची होती है, जहाँ पे कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, तो वहाँ पर क्या होता है, लंग्स के 2 पेयर्स होते हैं, 2 जोड़े होते हैं फेफड़ों के। फ्रॉम अबव एंड साइड्स, मतलब इसकी ऊपर और इसकी जो साइड है ना लंग्स की, वो क्या करते हैं, वो चेस्ट मतलब सीने की दीवारों से बंद होते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम बिलो लंग्स। अब लंग के नीचे ना एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, यानी कि फेफड़े नरम और लचकदार ऑर्गन्स होते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें ना तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लेफ्ट लंग है ना वो छोटा होता है, मतलब सुकड़ा हुआ लग रहा है, और जो राइट लंग है वो बड़ा होता है। सही है। देयर आर 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग, क्या है, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि देखो जब लेफ्ट लंग छोटा है तो उसके अंदर 2 लोब्स हैं और जब राइट लंग बड़ा है तो उसके अंदर 3 लोब्स हैं।
लंग्स के गिरना एक दोहरी मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लियोरा कहते हैं। मतलब लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन का प्लियोरा। अब दोहरी का मतलब होता है डबल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लियोरा कहते हैं। इट्स इनर लेयर इज अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग्स। इसकी जो अंदरूनी लेयर होती है ना, वो क्या करती है, वो लंग्स के सरफेस के साथ अटैच होती है। जबकि जो इसकी आउटर लेयर होती है ना, वो क्या करती है, वो हमारे जो चेस्ट की इनर सरफेस होती है ना, हमारे सीने के जो अंदर का हिस्सा होता है, वाल जो होती है उसके साथ और डायफ्राम के साथ अटैच होती है। इट कंटेंट्स अ प्लूरियल फ्लूइड। अब प्लूरिया के पास उसका अपना फ्लूइड भी होता है फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कम करता है बिटवीन लंग्स एंड द चेस्ट वाल, ताकि जो फ्रिक्शन है ना वो लंग्स और चेस्ट वाल के दरमियान कम ही पैदा हो। यानी कि जब प्लूरल फ्लूइड है ना, वो क्या करता है, वो फेफड़ों और सीने की दीवारों के दरमियान रगड़ को कम करता है। तो आगे है ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। ये भी लंग्स का ही हिस्सा है कि भाई लंग्स के अंदर खून की सर्कुलेशन कैसे हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी, अब इसका इसका क्या मतलब होता है, ये होती क्या है, आप लोगों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़ा, सब आता है आप लोगों को, देखो अभी। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं दिल से डीऑक्सीजनेटेड मतलब खराब खून दिल से लेती हैं और उसे फेफड़ों तक पहुंचा देती हैं। बस ये याद रखो कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है दिल से, और कहाँ पहुंचा देती है, लंग्स तक। सही है। इनसाइड ईच लंग द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉल आर्ट्रियोल्स। अब लंग्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो डिवाइड होकर क्या बना रही है, आर्ट्रियोल्स बना रही है। अब आगे क्या हो रहा है, द आर्ट्रियोल्स डिवाइड फर्दर एंड मेक कैपिलरीज अराउंड द एल्वेलाई। जो एल्वेलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज थी ना, वो क्या थी, वो आर्ट्रियोल डिवाइड होकर बना रहा था। मतलब इतनी छोटी छोटी हो रही हैं। आफ्टर सराउंडिंग द एल्वेलाई, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई को घेर लेती तो फिर वो कैपिलरीज क्या करती हैं, आपस में ज्वाइन होकर क्या बना लेती है, वेन्यूल्स बना लेती हैं। वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स क्या करते हैं, ये भी आपस में ज्वाइन होकर पल्मोनरी वेन बना लेते हैं। अब ऊपर था पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, खराब खून दिल से फेफड़ों तक पहुंचाती है। अब इसका काम तो उलट होगा फिर। यानी कि ये पल्मोनरी वेन जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड मतलब साफ खून को लेकर वापस साफ खून फेफड़ों से लेकर दिल तक पहुंचा देती है। इतना तो आसान था। मतलब पल्मोनरी आर्टरी खराब खून दिल से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, और फिर पल्मोनरी वेन सही खून लेकर दिल तक पहुंचा देता है। बहुत ही आसान था ये तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने का अमल कैसे होता है। तो भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, वो एक सब्सक्राइब कर दें, बहुत मज़ा आएगा जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो अच्छा जी, देखते हैं कि भाई सांस लेने का अमल कैसे होता है। ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच एयर टेकन इनटू द लंग्स, जिसमें हवा फेफड़ों के अंदर ली जाती है और फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है। अब इसके भी दो मेन स्टेप होते हैं। एक है इनहेलेशन, जिसे इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं, मतलब सांस अंदर लेना, और दूसरा होता है एक्साइलेशन, मतलब सांस बाहर निकालना। तो इनहाइलेशन मीन्स इंटेक ऑफ एयर टू द लंग्स। इनहेलेशन का मतलब है कि हवा का अंदर लेना लंग्स के। द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर ड्यूरिंग इनहेलेशन, मतलब सांस लेने के दौरान में जो ये प्रोसेस होते हैं वो देखें। द इंटरकोस्टल मसल्स, मसल लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। जो मसल्स है रिब्स मतलब पसलियों के दरमियान होते हैं ना, वो क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स कहलाता है। कंट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। कोस्टल मसल सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पसलियों की हड्डियां हैं ना, वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इसी के दौरान मतलब सेम टाइम एट द सेम टाइम डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट एंड मूव डाउन। देखें जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ती हैं, हमारी जो रिब्स हैं, हमारी जो रिब केज है, मतलब हमारी जो पसलियाँ हैं, वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं। इसी टाइम मतलब सेम टाइम डायफ्राम क्या करता है, ये भी सिकुड़ता है और नीचे की तरफ हो जाता है। मतलब बीच में इतनी सारी जगह खुल जाती है। मतलब आप ये देखें कि एक हाथ ऊपर उठा लें, दूसरा हाथ नीचे उठा लें, जितनी भी बीच में जगह है वो आपकी सीने की जगह बच रही है। जब हमारी जो पसलियाँ ऊपर हो जाती हैं, डायफ्राम नीचे हो जाता है। दीज टू कंट्रैक्शंस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। ये इन दोनों का सिकुड़ना हमारे सीने में क्या करता है, जगह पैदा कर देता है, ज़्यादा वॉल्यूम पैदा कर देता है। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज रेड्यूस। तो जब जगह ज़्यादा हो जाएगी, जो प्रेशर आया है सीने के अंदर वो कम हो जाएगा, और एयर क्या करेगी, एयर लंग्स के अंदर चली जाएगी, यानी कि इससे प्रेशर कम होता है। तो आगे है एक्साइलेशन, जिसे एक्सपायरेशन मतलब हवा का निकलना। एक्साइलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, मतलब हवा का लंग्स से फेफड़ों से बाहर निकलना, जिसमें भी ये अमामिल होते हैं। तो देखें द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। पहले क्या हो रहा था, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रहा था, और अब रिलैक्स हो रहा है मतलब फैल रहा है, जिसकी वजह से रिबकेज वापस नीचे आ जाएगी। मतलब इंटरकोस्टल मसल्स फैल जाती हैं और जो रिब केज है वो अंदर की तरफ दब जाती हैं, और इसी दौरान जैसे ऊपर डायफ्राम सिकुड़ रहा था और नीचे हो रहा था, इसी दौरान डायफ्राम भी फैलता है और वापस ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से इन दो मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, आपके सीने में जगह कम बचती है। जब सीने में जगह कम बचेगी तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर हवा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। ऊपर ये बता रहे थे कि जब प्रेशर कम था तो हवा अंदर आ रही थी, अब प्रेशर ज़्यादा तो बाहर जा रही है। सही है। अब है आगे द रेट ऑफ ब्रीथिंग।
यानी कि हम पढ़ने वाले कि सांस की शरह मतलब सांस की रफ्तार क्या होती है। ह्यूमन्स ब्रीथ 16 से 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन एट रेस्ट। मतलब जब इंसान मतलब है आराम की हालत में होता है, आराम कर रहा होता है, तो वो क्या होती है 16 से 20 टाइम्स पर मिनट हम सांस ले चुके होते हैं, 16 से 20 टाइम्स। आगे है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई सख्त काम करते हैं ना, तो मसल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। तो हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारे फट्टे हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में क्या करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ शरह में सेलुलर रिस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो जैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। जब ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, फिर क्या होता है द रिस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो रिस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में है, उसे इतला मिल जाती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा हो रही है। फिर वो क्या करेगा, वो मैसेज भेजेगा हमारी पसलियों को और डायफ्राम को कि वो अपनी स्पीड बढ़ा दे। इसलिए हमारी पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, हमारा पेट जो होता है ना, हमारा सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं। जब भी हम कोई मुश्किल काम कर देंगे ना, तो सेलुलर रिस्पिरेशन ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि ताकत चाहिए होती है ना, इसलिए एनर्जी हासिल करने के लिए सेलुलर रिस्पिरेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। फिर यही पैगाम हमारा जो ब्रेन के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो जाके फ़ौरन उन्हें कहेगा कि भाई रिब्स और डायफ्राम जल्दी जल्दी तेज़ स्पीड में हरकत करना शुरू कर दें, ताकि जो है ना सांस हमारा बहाल होता रहे। तो क्या होगा, हमारा सांस तेज़ तेज़ होगा, हमारा सांस फूलने लग जाएगा। फिर द स्पीड ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल इंक्रीजेज, जिसकी वजह से इस मसल की जो स्पीड होगी ना, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। पहले नॉर्मल में 16 से 20 था, लेकिन जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते तो उससे 30 से 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। आगे कॉम्पोजिशन ऑफ द इनहेल एंड एक्सहेल गैस, मतलब वो हवा जो हम अंदर ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या, मतलब कितनी परसेंटेज में क्या क्या शामिल होता है, और वो हवा जो हम बाहर निकालें उसमें क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है कि हम जब ऑक्सीजन हवा बाहर से आती है अंदर, जब हमने हवा ली अंदर, तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है 21%, और जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है 16%। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.04% होती है, और जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद है नाइट्रोजन। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो 79% ही अंदर आती है, और बाहर भी 79% ही जाती है। आगे है वाटर वेपर्स, जो कि वेरिएबल है और आगे सेचुरेटेड है। टेम्परेचर वेरिएबल है और ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर कोई भी है डिफरेंट है, तो अंदर जाके वो क्या करेगा, अंदर जाके वो बॉडी के ही इक्वल हो जाएगा। तो डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल, मतलब वो अंदर चले तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते हैं, मतलब अंदर जाकर उनकी सारी सफाई हो जाती है ना। तो आगे है हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब सांस की बीमारियाँ क्या क्या होती हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ। तो सब में पहले है यहाँ पे ब्रोंकाइटिक्स। तो ब्रोंकाइटिक्स मीन्स इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग इन ब्रोंकाई और ब्रोंकाइओल्स, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंकाइओल्स में पैदा होने वाली सूजश को ब्रोंकाइटिक्स कहते हैं। आगे वो कहता है कि भी ब्रोंकाई के अंदर ना ब्रोंकाइओल्स की जगह कम हो जाती है। इट में भी शॉर्ट टर्म एक्यूट, तो ये कम अरसा एक्यूट, एक्यूट का मतलब कम अरसा रहने वाली बीमारी, ये भी एक बीमारी का नाम है जो कि 1 या 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है। और लंब टर्म मतलब लंबे अरसे तक, सालों तक चलने वाली बीमारी क्रोनिक, जो कि 3 महीने से 2 साल तक चलती है। आगे कहता है इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द वाल्स ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीज इन नंबर्स। वो कहता है कि भाई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंकाई के अंदर ना म्यूकस पैदा करने वाले जो सेल्स है ना, उनकी तादाद बढ़ जाती है। थस देयर इज थिक म्यूकस इन ब्रोंकाई। तो क्या होता है, ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस बढ़ जाता है और क्या करता है, सांस लेने की जो हवा और सांस लेने की जो नाली होती है उनमें रुकावट पैदा करता है, कि हवा अंदर आने में और बाहर जाने में रुकावट पैदा करती है, मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। आगे है काजिज़ की वजूहत क्या है, इन्फेक्शन बाय वायरसेस और बैक्टीरिया एंड केमिकल इरिटेंट्स, मतलब कि ये वायरस से भी हो जाता है और बैक्टीरिया से भी। और केमिकल इरिटेंट्स मतलब तंबाकू स्मोक, देख रहे हो ना भाई, इससे अगर लग गई ना बीमारी तो गए। सिम्टम्स आगे भाई इसकी अलामत क्या है, कफिंग, वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि खांसी और जो सांस में हल्की सी खरखराहट होती है वो, बुखार, सर्दी लगना और सांस में कमी। आगे है इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, कफ सुप्रेसेंट टू ईज ब्रीथिंग, एंटीबायोटिक्स इफ़ इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम एंटीबायोटिक जब लेंगे जब ये किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होगा। एंटीवायरल मेडिसिन, अगर एंटीवायरल मेडिसिन जब लेंगे जब ये वायरल मतलब वायरस की वजह से इन्फेक्शन होगा। अवॉइडिंग इरिटेंट्स लाइक, और हमें किन से बचना चाहिए, स्मोक और पोल्यूशन से बचना चाहिए। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल ब्रोंकस है वो कैसी है और फिर जो सूजी हुई ब्रोंकस है वो कैसी है, मतलब रास्ता बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है। आगे है एमेस्मा। तो आगे हमारे पास है एम्फीसीमा। इन एम्फीसीमा द इनर वॉल्स ऑफ एलोवेलाई बिकम वीक एंड देन रैप्चर,
मतलब एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वेलाई की जो अंदरूनी दीवारें होती हैं ना, वो कमज़ोर और नरम पड़ने की वजह से टूट जाती हैं। मतलब इतनी भी बीमारी होती है जिसके अंदर वाल्स ही टूट जाती हैं, एल्वेलाई टूट जाती है। थस वन लार्जर एयर्स वेसल इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस। देखा जब ये छोटी-छोटी थी ना, तो क्या हो रहा था, जब ये टूटी तो इन्होंने क्या बना दिया, एक लार्ज एरिया बना दिया, एक लार्ज सरफेस बना दी, मतलब वो 5-6 टूट कर एक बन गई, इतना बड़ा एरिया हो गया। सो द स्पेस फॉर गैसेज एक्सचेंज डिक्रीज, तो गैसों के तबादले के लिए जो जगह है वो कम हो जाती है, और जो पेशेंट है वो ब्रीथ को प्रॉपर्ली, मतलब सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाता, बल्कि सांस में भी उसे मुश्किल दिक्कत आ रही होती है। आगे काजिज भाई एम्फीसीमा की वजूहत क्या है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स इन एयर, मतलब लंबे अरसे तक तंबाकू, स्मोक या केमिकल फ्यूम्स वगैरह या दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स का इस्तेमाल करना। मतलब चलो तंबाकू, स्मोक ये तो हम मान लेते हैं, या फिर केमिकल फ्यूम भी हम मान लेते हैं, लेकिन एयर पोल्यूटेंट्स कौन मानेगा? उससे तो तुम लोग बचते ही नहीं हो। आगे है सिम्पटम्स यानी कि वजूहात। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी। क्रोनिक कफ यानी कि मतलब म्यूकस को कहते हैं बलगम, बलगम के साथ खांसी है नहीं। वीजिंग, सांस में हल्की सी खरखराहट। और चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने में आपकी जो टाइटनेस हो रही होती है, दिक्कत हो रही होती है, यानी कि सीने में जो जकड़न हो रही होती है ना वो। अब ट्रीटमेंट, अब इसका इलाज क्या है। मेडिसिन टू रिलीफ कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अब मेडिसिन होती है जो खांसी को दूर करने के लिए होती है, और जो सांस में प्रॉब्लम्स आ रही होती है उनको भी ठीक करने के लिए होती है। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्यूर्ड कम्प्लीटली, एम्फीसीमा का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। आगे है नमूनिया। नमूनिया तो अक्सर छोटे बच्चों को हो जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। नमूनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वेलाई, दीज आर फील्ड विद पस। यानी कि नमूनिया फेफड़ों में एक सोजिश है जो कि एल्वेलाई इन्फेक्शन की वजह से बनती है, और क्या होता है, एल्वेलाई के अंदर पस भर जाती है। अब इसकी वजूहत क्या, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। आगे है नमूनिया के सिम्टम्स, अलामत के भाई जब नमूनिया होता है तो कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं। द नमूनिया पेशेंट सफ़र फ्रॉम हाई फीवर, जब नमूनिया किसी मरीज़ को होता है तो उसे तेज़ बुखार होता है, चिल्स, सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दिक्कत आती है, और कफ विथ स्पटम, मतलब बलगम वाली खांसी। आगे है इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है। बैक्टीरियल नमूनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। अगर नमूनिया बैक्टीरियल से होता है तो फिर उसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करके ही इलाज किया जाता है। द वायरल एंड फंजल नमूनिया, अगर कोई नमूनिया वायरल मतलब वायरस या फंजाई से होता है तो उसे क्या करा जाता है, एंटीवायरल या एंटी फंजल ड्रग्स यूज़ की जाती है, उसे दी जाती हैं। बैक्टीरियल वैक्सीनीज आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल नमूनिया। अगर मतलब ये नमूनिया बैक्टीरियल से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो क्या करा जाता है, इसकी अपनी भी एक वैक्सीन लगी जाती है। आगे है एस्थमा, जिसे दमा कहते हैं। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इन विच ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल स्वेल एंड आल्सो कंट्रैक्ट। मतलब ये ब्रोंकाई के अंदर सूजिश होती है जिसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स फूल जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं, और क्या होता है, और ये नालियाँ सिकुड़ जाती है, मतलब इन नाली में सिकुड़ाव पैदा होता है। अगर सिम्टम्स से अलामत है, ड्यू कैरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस में दिक्कत, वीजिंग, सीने में मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें हल्की सी खरखराहट आना, मतलब आवाज़, सीटी की आवाज़ आ रही है जब हम सांस लेते हैं। कफिंग, खांसी, और चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने में वही जड़कन होना, दर्द होना। अब कहाँ से इसकी वजूहत क्या है। एलर्जन, डस्ट, मिटन्स, पोलन, मोल्ड एंड पैट डेंडर, यानी कि एलर्जन जैसे कि मतलब जो क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, डस्ट होते हैं, और पोलन होते हैं, और मोल मतलब कि फंजाई जैसे, और पेट डेंडर मतलब जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनकी खुश्की, एयर पोल्यूटेंट्स, स्मोक, केमिकल फ्यूम्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, वेदर चेंज मतलब मौसम का भी बदलना, खासतौर पर ठंडी हवा, जेनेटिक फैक्टर्स, और एस्थमा मतलब ये एलर्जी जेनेटिक फैक्टर्स की भी वजह से भी होती है, मतलब कि विरासती बीमारी। अच्छा, आगे है इसका ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज कैसे होगा। मेडिसिन ब्रोंकाई डायलेटर्स टू डायलेट ब्रोंकायोल्स, मतलब इन्हें ऐसी दवाई दी जाती है जिसकी वजह से इनकी जो ब्रोंकायोल्स है वो खुल जाएँ ड्यूरिंग एस्थमा अटैक। जब इन्हें दमा होता है ना तो इनकी जो ब्रोंकायोल्स होती है वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रही होती है, बंद हो रही होती है, तो इन्हें ऐसे ही मतलब इन्हेलर वगैरह दिया जाता है ताकि जो है इनकी जो ब्रोंकायोल्स हैं वो सिकुड़े ना, मतलब खुल जाए, डायलेट हो जाए, फैल जाए। तो आगे है लंग कैंसर। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है ना वो लंग कैंसर ही होता है। आगे पढ़ता है कैंसर मीन्स अनकंट्रोल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कैंसर मतलब जो अ, सरतान होता है ना वो मतलब सेल्स में जो इंक्रीज होता है ना, मतलब सेल्स के तादाद में बेकाबू इंक्रीज होना बॉडी के किसी भी हिस्से में, वहाँ पे कैंसर हो जाता है। व्हेन द मासेस ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स आर फॉर्म्ड इन लंग्स, जैसे ही गैर फाली सेल्स लंग्स के अंदर पैदा होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे लंग कैंसर कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द होल वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है ये। इसकी काजिज़ की वजूहत कैसे होती हैं। कार्किनोजेंस सच एज दोज इन तंबाकू स्मोक, कार्किनोजेंस तंबाकू स्मोक में मौजूद होता है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। आगे है आयोनाइजिंग रेडिएशन,
मतलब रेडिएशन की वजह से भी होता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी। पैसिव स्मोकिंग, लोग इतना ही नहीं ये इसी में खुश नहीं है बल्कि ये दूसरों को भी बीमार करना चाहता है। पैसिव स्मोकिंग की बात सुने। पैसिव स्मोकिंग होता क्या है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर। मतलब सिगरेट कोई और पी रहा होगा और बीमारी तुम्हें लग रही होगी। अक्सर कहा जाता है ना, जहाँ पे सिगरेट पी जाए वहाँ से दूर हो जाओ। वो इसलिए ही कहा जाता है कि जब स्मोक मतलब सिगरेट का जो धुआं अगर आप सांस के अंदर लोगे तो आपको भी कैंसर हो जाएगा। द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट, मतलब जो ऊपर से जहाँ पे से सिगरेट जल रही होती है ना, वो उससे ज़्यादा खतरनाक होती है जो वो बंदा पी रहा होता है। जहाँ से पी रहा है वहाँ से इतना खतरनाक केमिकल नहीं निकल रहा है, बल्कि जहाँ से जल रहा है जो तुम्हारे सांस में जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स हैं, जिससे तुम्हें लंग कैंसर हो जाएगा। तो भाई लोग एहतियात करो अपनी। तो यहाँ पे एक बॉक्स है कि भाई लंग कैंसर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डायग्नोस्ड कैंसर ग्लोबली। लंग कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 12.4% of all new cancer cases in the world. In the world, it causes more than 1.5 million deaths annually. Oh my god, 1.5 million deaths हो चुकी है सालाना। In Pakistan, lung cancer accounts for about 5.1 of all new cancer cases annually. पाकिस्तान में भी लंग कैंसर हो रहा है। There are about 22,000 न्यू लंग कैंसर केसेज ईच ईयर, मतलब हर साल 22,000 लंग कैंसर आते हैं। सोर्सेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये खबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ली गई है, मतलब WHO से। यहाँ पे भी वो यही बात बता रहा था कि भाई जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर सिम्टम्स मतलब अलामत, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सब में आम जो सिम्टम्स चल रहा है वो है सांस में दिक्कत, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, मतलब यहाँ पे खांसी तो होती है लेकिन खून के साथ, और वेट लॉस, हमारा वजन भी कम हो जाता है। आगे है ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या था? पेशेंट ऑफ लंग कैंसर इज गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जरी, मतलब जो पेशेंट मतलब जिन्हें लंग कैंसर होता है उन्हें सर्जरी भी की जाती है, केमोथेरेपी भी की जाती है और रेडिएशन थेरेपी भी करी जाती है। मतलब अब रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडिएशन के जरिए सर्जरी की जाती है और केमोथेरेपी मतलब केमिकल के जरिए। आगे है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अब लंग कैंसर के ऊपर स्मोकिंग का असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि लंग कैंसर ही स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर हो रहा है। अक्सर लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। आगे है स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, मतलब कि जो वो बंदे जो स्मोकर मतलब जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसी डिजीज आना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो स्मोकिंग करना बंद कर दो आज से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज द एबनॉर्मेलिटीज एंड कैंसर इन लंग्स, मतलब जो स्मोकिंग के समय ज़्यादा काज है ना वो है लंग कैंसर, किडनीज, ओरल कैविटी, लैंडिक्स, ब्रीस्ट, ब्लैडर, एसोफेगस, पैनक्रियास एंड स्टमक, इन सब में कैंसर हो सकता है। समझ में आ रही है? आगे है तंबाकू स्मोक कंटेंट्स ओवर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स, इसके अंदर तंबाकू के अंदर 4,000 मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। आउट ऑफ दिस देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्किनोजेंस। ओ माय गॉड, इसके अंदर 69 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें कार्किनोजेंस कहा जाता है, जो इंसान के अंदर कैंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टार एंड बेंजीन ETC। सुन रहे हो ना? तंबाकू के अंदर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होने के बावजूद भी 69 ऐसे होते हैं जो लंग कैंसर कर देते हैं। आगे है निकोटिन। निकोटिन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट, निकोटिन तो सिगरेट में ज़रूर मौजूद होगी। इट डैमेज मैनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन, ये हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ को अज़ा को डैमेज कर देती है, साथ के साथ दिमाग को भी। इसलिए तो तंबाकू पीने वाले ज़्यादा पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग ऐसा बहका बहका सा लगता है। इट आल्सो हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज, ये क्या करती है हमारी आर्टरीज को भी, जो उसकी दीवारें होती है उसको सख्त कर देती है और हार्ट मतलब हमारे दिल के भी मसाइल पैदा करती हैं। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओ माय गॉड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड मैन तंबाकू इज बर्न ड्यूरिंग स्मोकिंग, जब तंबाकू को जलाया जाता है ना स्मोकिंग के दौरान, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इट इज़ अ पॉइजन गैस, ये एक जहरीली गैस है। इट कंबाइन विद रेड ब्लड सेल एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये क्या करती है, ये रेड ब्लड सेल के साथ जुड़ जाती है और हमारी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसे रोक देती है, जिसकी वजह से हम गए। आगे है अब तार क्या होता है? तार इज प्रेजेंट इन सिगरेट इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तार क्या होता है? ये सिगरेट के अंदर मौजूद होता है एक सॉलिड पार्टिकल्स में, एक ठोस मवाद में। व्हेन इट इज इनहेल्ड अलॉन्ग विद स्मोक, जब इसे स्मोक के साथ अंदर लिया जाता है, इट इज डिपॉजिटेड इन लंग्स, ये लंग्स के अंदर जाके क्या करती है, ये गैसें मतलब गैसों के तबादले के लिए जगह कम कर देती है। तो यहाँ पे भी बॉक्स है, इन पाकिस्तान 12% ऑफ अडल्ट डू स्मोक, पाकिस्तान के अंदर 12% जवान स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से 7.6 तो पाकिस्तान के अंदर डेथ हो रही है तंबाकू की वजह से। आगे है वेपिंग। अब वेपिंग क्या होता है? वेपिंग रिफर्स टू इनहेलिंग वेपर प्रोड्यूस बाय एन ई सिगरेट,
वैपिंग से मुराद वो वेपर्स है जो सिगरेट ई सिगरेट के दौरान जो पैदा होते हैं उन्हें अंदर लेना। दीज डिवाइसेस हीट आर लिक्विड। ये डिवाइस क्या करती है, ये हीट लिक्विड को गर्म करती है जिसमें है निकोटिन होता है, फ्लेवर्स होता है या दूसरे केमिकल्स होते हैं। मैनी यंग पीपल आर अट्रैक्टेड टू वैपिंग। अब हमारे जो नौजवान है वो क्या कर रहे हैं, वो वैपिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे बिलीव इट अ सेवर अल्टरनेटिव टू सिगरेट थ्रो दिस इज़ नॉट ट्रू। वो लोग क्या यकीन कर रहे हैं कि ये सेव है सिगरेट के नतीजे में, मतलब सिगरेट को छोड़कर वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये झूठ है। वेपिंग कैन काज लंग इन्फ्लेमेशन। हमारी ये जो वेपिंग है ना, ये क्या करता है कि हमारे फेफड़ों को सोजिश पैदा कर देता है और क्या करता है, इसे इंजरी भी कर देता है। निकोटिन एंड अदर केमिकल्स इन वेप इंक्रीज हार्ट रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट की जो धड़कन है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिजीज। और क्या होता है, हमें दिल की भी बीमारियां लग सकती हैं, लंग के साथ साथ दिल भी गया, मतलब मौत तो पक्की हो जाती है। आगे है बेंजीन। बेंजीन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। सिगरेट के अंदर बेंजीन और तार तो ज़रूरी है क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट्स है। इट इज़ द कार्किनोजिन एंड काजेज ब्लड कैंसर्स, लीकीमिया। जिन ब्लड कैंसर का सबब बनता है, यानी कि लीकोमा का बायस बनता है। सिमिलरली फॉर्मरली एल्डिहाइड प्रेजेंट इन सिगरेट काजेज कैंसर। अभी जो फॉर्म एल्डिहाइड है ना, जो सिगरेट के अंदर मौजूद होती है, ये भी कैंसर का सबब बनती है। रिस्पायरेटरी कैंसर, स्किन कैंसर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। आगे है अमोनिया। अमोनिया फ्रीज निकोटिन फ्रॉम तंबाकू टर्निंग इनटू अ गैस। ये क्या करती है, ये ना फ्रीज कर देती है निकोटिन को, तंबाकू के अंदर गैस में तब्दील कर देती है। इट इज़ पॉइजन फॉर द बॉडी। अमोनिया तो वैसे ही हमारे लिए जहरीली होती है। देयर आर मैनी अदर इरिटेंट्स इन सिगरेट। दीज इरिटेंट्स डैमेज द एयर पैसेज। ये करते हैं सांस की नाली को डैमेज कर देते हैं। एंड काज मैनी रिस्पायरेटरी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर के साथ साथ और बीमारियां भी कर देते हैं। अदर इफेक्टिंग्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के दूसरे असर क्या है, स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। स्मोकिंग की वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इट वीकन्स ब्लड वेसल। ये क्या करती है, ब्लड वेसल को कमज़ोर कर देती है। स्मोकिंग काजेज द स्टैनिंग ऑफ टीथ एंड बैड ब्रीथ। स्मोकिंग की वजह से हमारे जो दांत है ना, वो टूटना शुरू कर देते हैं और हमारी सांस में भी बदबू आ रही होती है। टूथ लूज इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर दैन इन नो स्मोकर। मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर दांतों का ज़िया होना, दांतों का टूटना 2 से 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो स्मोकिंग नहीं करते उनकी निस्बत। स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 times। मतलब ट्यूबरक्लोसिस 2 से 4 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्मोकिंग करते हैं, और नमूनिया 4 टाइम। समझ रहे हो ना कि स्मोकिंग का कितना बड़ा नुकसान होता है हमारी सेहत पर। तो भाई लोग स्मोकिंग छोड़ दो, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 31 मई ऑफ एवरी ईयर। मतलब हर साल दुनिया में तंबाकू छोड़ने के लिए, तंबाकू नो तंबाकू डे, मतलब उस दिन तंबाकू नहीं पिया जाता, उस छुड़वाने के लिए 31 मई को मनाया जाता है नो तंबाकू डे। तो क्लास 10 के पहले 2 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा आसान थे, जो आप सबको अच्छी तरह पते थे। तो चलो एमसीक्यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के। ब्रीथिंग मीन्स, अब ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है कि भाई मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी, मतलब हवा का अंदर आना और बाहर जाना। दूसरा एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच पाथ डज एयर टेक इमिडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लैंडिक्स। मतलब लैंडिक्स के बाद जब हवा पास हो जाती है तो फिर कौन सा हिस्सा आता है भाई लोग, ट्रेकिया आता है, सी लगा दो। वाई आर एलोवेलाई सराउंडेड बाई कैपिलरीज। अब एलोवेलाई कैपिलरी से सराउंड क्यों होती है, टू एक्सचेंज गैसेज। समझ में आ रही है ना, गैस को एक्सचेंज करने के लिए होती है। ये ना एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि हम लोग अभी इसी वीडियो में पढ़ के आए हैं, तो इसे हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। विच फीचर ऑफ एलोवेलाई हेल्प इन रैपिड गैस एक्सचेंज। एलोवेलाई के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो फ़ौरन ही गैस तब्दील करने में मदद करता है। एलोवेलाई होते हैं ना, ये थिन वॉल्स होते हैं और मॉइस्ट सरफेस होते हैं, ताकि जो गैस एक्सचेंज का डिफरेंस वो तेज़ हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, मॉइस्ट सरफेस। आगे है विच एक्शन इंक्रीजेज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब ऐसा कौन सा मतलब सांस के दौरान जो लॉन्ग मतलब वॉल्यूम बढ़ा देता है, वो है कंट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल्स, यानी बी लगा दो। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 6 MCQs है। इनहेल एयर कंटेंट 21%, वट इज़ परसेंटेज इन एक्सेल्ड एयर। मतलब जब हमने सांस अंदर लिया था तो 21% ऑक्सीजन थी उसके अंदर, जब बाहर निकाला तो कितनी परसेंटेज बाहर चली गई, 16%, यानी कि बी लगा दो। आगे है विच फैक्टर कंट्रोल द ब्रीथिंग रेट। कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में मौजूद होना। अब इसलिए क्यों, क्योंकि ना जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ती है ना, तो फ़ौरन हमारा दिमाग सिग्नल देता है सांस तेज़ करने को। एमसीक्यूज है, द वॉल्स ऑफ एलोवेलाई आर ब्रोकन इन। ऐसा कौन सी बीमारी जिसके अंदर जो है ना वॉल्स टूट जाती है, वो है एम्फिसीमा। स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर बाय
बाय प्रोमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तो इसका है बी। आगे है हमारे पास 10 लास्ट एमसीक्यूज है। विच केमिकल इन सिगरेट स्मोक डायरेक्टली लीड्स टू एडिक्शन, तो इसका आंसर निकोटिन यानी कि सी। तो एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो शॉर्ट की वीडियो मैंने अलग बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सब वहाँ जाके देख लें। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।